चैप्टर 34। कनिका ने जब छाया से अपने शेर के बारे में पूछा तो छाया को समझ नहीं आया कि वह से क्या कहें। कुछ देर बाद शांत रहने के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, मैंने इस बारे में विक्रम से बात की थी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। अभी तक तुमने इतनी परेशानियां खड़ी करी है, तुमसे काफी निराश है। चाहे कुछ भी हो, ईशानी उसकी सगी औलाद है। वो उसे तकलीफ में देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज ना कल वह शेयर्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। मैंने इतने सालों से इस परिवार के लिए इतना काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी परिवार के नाम कर दी थी, तो अगर विक्रम ने अपने वादे के अनुसार वह शेयर तुम्हारे नाम नहीं किए तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते कहते अंत में छाया के चेहरे के भाव काफी लालची और ठंडे हो गए थे। वह बुढ़ा भी काफी कमीना है। इतने सालों से मैं उसकी खिदमत करते आ रही हूँ, उसके बावजूद भी वह हमेशा अपनी बेटी की ही तरफदारी करता है। मैंने उसे खुश करने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उसे तो हर जगह सिर्फ अपनी बेटी नजर आती है। कितने सालों में उसने कभी नहीं मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। इसके अलावा उसने आपसे भी शादी से सिर्फ इसलिए की थी ताकि आप फ्री में उसकी बेटी की देखभाल करो। उसने शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ अपने और अपनी बेटी के बारे में ही सोचा है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कनिका ने कहा। उसकी आंखों में विक्रम के लिए नाराजगी और नफरत दिखाई दे रही थी। छाया के चेहरे के भाव भी कनिका से काफी मेल खा रहे थे। खुद को शांत करो कनिका, उस आदमी के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ जज्बात बाकी है। और जैसा तुमने कहा है, अगर वह सच हुआ तो सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे और उसके बीच काफी प्रॉब्लम इसकी आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कनिका और छाया को जितनी दिक्कत ईशानी से भी, उन्हें उतनी ही दिक्कत विक्रम से भी होने लगी थी। डिग्री 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 डिग्री। ईशानी ने जब से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, तब से वह डेली सुबह जल्दी उठी थी और हमेशा रात को देरी से घर आती थी। और जब भी वह घर पर आती थी तो काफी थकी हुई नजर आती थी। ईशानी को इस तरह देखकर आशीष ने अवज्ञा के साथ अभिमान की तरफ देखा और बोला, भाई काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस तरह पूरे दिन दौड़ भाग कैसे कहने दे सकते हो। उसके इतने नाजुक शरीर को इस तरह देखकर भी बुरा लगता है। देखो उसे, पहले से कितनी कमजोर हो गई है वो। उद्धरण चिन्ह। उसने मुझसे कहा है कि मैं इन सब से बाहर रहूं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हो अभिमान काफी शांत था, लेकिन जब भी हो ईशानी का थका हुआ चेहरा देखता था तो उसके दिल में भी एक टिस उठती थी। उसने कहा और तुमने मान लिया। यार मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आ रहा है। और तुमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ईशानी है। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां तुम पर मरती है वह सिर्फ तुम्हारे पैसों और तुम्हारी पावर से प्यार करती, और तुम्हारे इन्हीं पैसों और पावर को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब पानी की होती है, तुम्हारी पावर और पैसे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। उसकी नजरों में तो तुम सिर्फ एक आम आदमी हो। उद्धरण चिन्ह। आशीष को अभी तक समझ नहीं आया था कि ईशानी ऐसा क्यों करती है। अभिमान के सिर्फ एक इशारे से उसकी सारी मुश्किलें दूर हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ईशानी को सब अकेले ही करना था। लेकिन उसकी इन्हीं सब चीजों की वजह से आशीष उसे और ज्यादा पसंद करता था। उसकी नज़रों में ईशानी के लिए इज्जत दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ईशानी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वह कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वह अलग है। और अगर वह अपनी परेशानियां खुद हैंडल करना चाहती है तो मैं उसकी इस फैसले का सम्मान करता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि ईशानी की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो मैं बिना उससे पूछो उसके सामने आकर खड़ा हो। मुझे ऐसा करने से ईशानी भी नहीं रुकती है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा। ईशानी की बात करते हुए उसकी आंखें नर्म हो गई थी। आशीष हैरानी के साथ उसे देख रहा था। तुम पहले से बिल्कुल बदल चुके हो। अब तुम पहले जैसे लगते ही नहीं हो। अगर मम्मा ने तुम्हें देख लिया तो वह जरूर यही सोचेगी कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप करके उसकी जगह किसी और को भेज दिया हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान नहीं आशीष की तरफ देखा। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इस खबर के बारे में सुनकर मां का दिल टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही आशीष के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, लेकिन अभी तुम्हारी शादी के बारे में अभी तक पापा को भी नहीं पता है ना? उद्धरण चिन्ह। उन्हें इस बारे में पता होने की जरूरत भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही अभिमान की आंखें ठंडी हो गई थी। उसे इस तरह देखकर आशीष ने अपना थूक गटका और बोला, जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उनका चेहरा गुस्से के कारण बिल्कुल लाल हो जाएगा।
उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार नजर घुमाकर आशीष की तरफ देखा। उन्होंने सबसे चोरी चुप कर तुम्हारे लिए जो शादी अरेंज की है, मैं उस तुड़वाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इस बारे में पता था? आशीष काफी हैरान। अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने मेरे लिए जो अरेंजमेंट की थी वह तो किसी काम की नहीं थी। तो अब मेरे बारे में तुम्हारे ही मुझे तो आएंगे ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उन्हें हमारी लाइफ पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, हमारी शादी और हमारे जीवन साथी पर भी नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे तो कर सकते हो, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर आशीष को काफी सुकून मिला था। उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हारा भाई होना उतना नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, जैसा कि तुम अभी के लिए बिल्कुल फ्री हो तो क्यों ना तुम कंपनी में मेरी मदद कर दो। और हाँ, ईशानी के शेड्यूल पर भी नजर रखना। मैं 2 दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ से बाहर हूँ तब तक तुम ईशानी का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनने के तुरंत बाद आशीष अपनी जगह पर जम गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। जब तक अभिमान अपने बिजनेस ट्रिप पर था तब तक आशीष एक तरीके से ईशानी का ड्राइवर बन गया था। वो हर सुबह उसे उसी कंपनी छोड़कर आता था और शाम को उसे वहां से वापस लेने के लिए भी जाता था। एक शाम जब वह ईशानी को कंपनी से वापस घर लेकर आ रहा था तब उसने देखा कि ईशानी थकी होने के बावजूद भी फाइल पढ़ रही थी। उसके पास एक नहीं बल्कि काफी सारी फाइलें रखी हुई थी। उसे इस तरह देखकर आशीष को काफी बुरा लग रहा था। ईशानी, अगर तुम्हें किसी ने मदद की जरूरत है तुम मुझसे करती हो। तुम्हें मुझसे शर्माने की या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर आशीष की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, भला मैं तुमसे कम शर्माई हूँ? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हैं कहा, क्ष कभी नहीं। लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई मदद भी नहीं मांगी। मैंने इस बात को नोट किया कि तुम अभी एक फिल्म कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, लेकिन तुम तो एक रिपोर्टर हो ना। तो क्या ये तुम्हारी फील्ड से बाहर का काम नहीं हुआ? तुम्हें अभी इस बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। मेरे एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया गया और मैं उसका मुकाबला कर सकूं इतनी पावर मेरे पास नहीं है। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, ज्यादा मेहनत। ईशानी ने गहरी श्वास छोड़कर कहा। आशीष, जिसके चेहरे पर हमेशा चंचलता दिखाई देती थी, उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। तुमसे किसने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो? तुम एक बार उसे मेरे सामने लेकर आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ कि असली पावर होती क्या है। उद्धरण चिन्ह। आशीष की इतनी सीरियस आवाज सुनकर ईशानी हैरान थी। उन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस मुश्किल से बाहर निकलने का सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा। पहले ही ढूंढ लिया है? मुझे याद है कि भाई ने जाने से पहले मुझे उस मूवी के बारे में बताया था जिस पर तुम काम कर रही हो। उनकी जानकारी के हिसाब से इस मूवी को इन्वेस्टमेंट पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी। तो तुम इतने कम समय में ऐसा कैसे कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन। हाँ, मैं एक स्क्रीन राइटर को जानती हूँ और अभी उसी की मदद से मैंने सिर्फ में काफ़ी चेंज किए हैं। उसके अलावा मैंने मूवी की कास्ट को भी चेंज कर दिया है। तो ऐसा करके हमारे सेलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करने में तुम्हें काफ़ी एनर्जी और वक्त लगेगा। इसके अलावा हम इस बात की भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि सभी ट्रिक्स ये काम करेगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं एक बार कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी काफ़ी शांत थी, लेकिन वही आशीष का भी चिंतित नजर आ रहा था। अभी तक ईशानी पर जो बन पड़ रहा था उसने वह किया था। अभी उससे जो सोचा था अगर वह काम नहीं करता तो मैं कुछ और सोचती, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो तुम करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं और भाई हमेशा मौजूद रहेंगे। तुम अभी जो कुछ भी सोच रही हो अगर उससे काम नहीं बना तो मैं उस पागल डायरेक्टर को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी कैसे की, और अगर भाई इस मामले में आ गए तो वह सीधा उन्हें खरीद ही लेंगे। फिर उन्हें पता चलेगा कि असली बॉस कौन है। उद्धरण चिन्ह। आशीष की आवाज़ बिल्कुल अभिमान की तरह और प्रभावी थी, लेकिन ईशानी जानती थी कि अगर बात बदला लेने की आए तो अभिमान का हुई ज़्यादा बॉसी और खतरनाक था।
ईशानी ने हैरानी के साथ आशीष की तरफ देखा। क्या तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा ही है? मेरा मतलब तुम लोग इतने ही ज्यादा बोसी और बाकी लोगों पर हुक्में चलाने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, पहले तो मुझे भी लगता था कि हमारे परिवार के साथ ही कुछ गलत है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे की वह चंचलता वापस लौट आई थी। उसकी तरफ देखकर ईशानी में अपनी आंखें घुमाई और बोली, मैंने आज से पहले कभी किसी को अपना ही मजाक बनाते हुए नहीं देखा है। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार के तीसरे बेटे हो। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मेरी और अभिमान की माँ एक ही है, जबकि दूसरे और चौथे वाले बेटे की माँ दूसरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसकी बात सुनकर ईशानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने आशीष से यह बात ऐसे ही पूछ ली थी, लेकिन उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने राजवंश परिवार का इतना बड़ा सच सामने आएगा। राजवंश परिवार खुद में ही काफी उलझा हुआ था। अभी को समझा रहा था कि क्यों अभिमान कभी अपने परिवार के बारे में बातें नहीं करता है। आई एम सॉरी, ईशानी से माफी मांगते हुए कहा। आशीष ने अपने कंधे उसका दिए और मुस्कुराकर बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भूलो मत कि अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन सचमुच हमारा परिवार काफी उलझा हुआ है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम सब के बारे में जितना कम जानो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। ओके, उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा और उसके बाद उसने आशीष से कोई सवाल नहीं किया। चैप्टर 36। आशीष के साथ बातों ही बातों में ईशानी को राजवंश परिवार की सच्चाई पता चली थी। उसके बाद आशीष ने उससे कहा कि वह अगर इन सब से दूर ही रहे तो बेहतर है, तो ईशानी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। अभिमान पिछले 2 दिनों से अपने मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, और उन्हीं 2 दिनों में ईशानी ने स्क्रीन राइटर से कांटेक्ट करके मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ चेंज कराए थे। उसके बाद उसने अपनी कंपनी से मूवी की कास्ट को चेंज करने की परमिशन ली थी। ईशानी ने मूवी की कास्ट में कुछ लिस्ट एक्टर और एक्ट्रेस भी रखे थे और साथ में कुछ ऐसे एक्ट्रेस भी चुने से जो अभी तक ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। उसने हर किसी को मूवी में उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। अपनी तरफ से ईशानी ने सब कुछ ठीक तरीके से अब अरेंज कर लिया था। डिग्री 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 डिग्री। आज अभिमान की वापसी का दिन था। आशीष अभिमान को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, तो ईशानी ने भी उसे साथ चलने के लिए कहा। ईशानी और आशीष दोनों एयरपोर्ट लॉबी में खड़े हुए अभिमान के आने का इंतजार कर रहे थे। लॉबी काफी ज्यादा भरी हुई थी, लेकिन जब अभिमान वहां आया तो वहां की भीड़ खुद ही छट गई। अब हर किसी की नज़र उसकी तरफ जाने लगी थी। ईशानी अभिमान को ऐसे देख रही थी जैसे उसने पिछले कई सालों से उसे न देखा हो। अभिमान की भी नजरें ईशानी पर ही टिकी हुई थी। पिछले 2 दिनों में उसने ईशानी को काफी ज्यादा मिस किया था। भले ही उन दोनों को अलग हुए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन उन दोनों के लिए ही ये 2 दिन 2 सालों के जैसे थे। ईशानी, अभिमान, आशीष और अतुल चारों एक साथ ही एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आकर ईशानी सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आशीष और अतुल गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी अभिमान ने उन दोनों को रोक दिया। तुम दोनों टैक्सी लेकर घर आ जाना। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के कुछ भी रिजेक्ट करने से पहले अभिमान ने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो उन दोनों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अतुल और आशीष दोनों आंखें बड़ी किए हुए गाड़ी को आगे जाते हुए देख रहे थे। वो दोनों इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। क्या हम उन दोनों को ऐसे ही छोड़ आए हैं? उद्धरण चिन्ह। आशीष और अतुल को पीछे खड़े हुए देखकर ईशानी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वो दोनों आ जाएंगे। वैसे भी मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा। उसकी आवाज काफी गहरी और आकर्षित थी। इसके अलावा आज उसकी आंखें भी काफी ज्यादा गहरी और जज्बाती नजर आ रही थी। अभिमान की आंखों में देखते हुए ईशानी की धड़कन ने कुछ सेकंड के लिए रुकी गई थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। घर, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने गहरी आवाज में कहा। आज ईशानी को उसकी आवाज पहले से काफी अलग लग रही थी। उसकी बात सुनकर ईशानी अभिभूत हो गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जल्दी ही उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ने लगी थी। लगातार 40-50 मिनट ड्राइव करने के बाद ईशानी और अभिमान दोनों अपने घर पहुंच गए। जैसे ही उन दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, वैसे ही अभिमान ने ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। वो काफी जल्दबाजी में उसे किस कर रहा था,
ऐसा लग रहा था जैसे वह एक किस के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हो, और इसी कारण उन दोनों की किस शुरुआत से ही काफी इंटेंस थी। ईशानी के दोनों हाथ अभिमान के कंधों पर थे और वह भी उसे किस कर रही थी। वह अभिमान में इतना खो चुकी थी कि अब उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन दोनों की आंखें बंद थी और वह दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। जैसे जैसे उन दोनों की किस डीप होती जा रही थी, वैसे ही अभिमान भी खुद पर से अपना काबू खोते जा रहा था। उसकी आंखें पहले से काफी ज्यादा गहरी हो गई थी और वो पैशन के कारण चमकने लगी थी। ईशानी को किस करते हुए ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहां से ऊपर अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचकर अभिमान ने पैर से अपना दरवाजा बंद किया और ईशानी को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। आज उसने अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये कहा जाए कि आज वह उन पर नियंत्रण कर ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद ईशानी के कपड़ों के अंदर जाने लगे। जैसे ही ईशानी ने अपनी स्किन पर अभिमान के हाथों का स्पर्श महसूस किया तो उसके पूरे बदन में एक सिरहंसी दौड़ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कट लगा हो। अभिमान का स्पर्श काफी गर्म था और उसमें ईशानी का बदन जल रहा था। ईशानी अपने होश में वापस आ चुकी थी। वो अभिमान को रोकना चाहती थी, लेकिन अभिमान को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वह आज रुकेगा। अभिमान ने अपने साथ ईशानी के कपड़े भी उसके जिस्म से दूर कर दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अभिमान को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो वह अचानक रुक गया। उसके हाथ ईशानी को छूने के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना होश और आवाज खोकर ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपने नीचे ईशानी की तरफ देखा, वह अभी भी ईशानी के ऊपर ही था। ईशानी पूरी तरह गुलाबी हो चुकी थी और घबराहट के कारण वह अपने होठों को काट रही थी। अभिमान को ईशानी के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ इक्का दुक्का डर के भाव भी नजर आ रहे थे। अभिमान ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा। वो ईशानी को कभी भी डराना नहीं चाहता था। अगले ही पल वो ईशानी से अलग हो गया और उसने कंबल उठाकर निशानी को उड़ा दिया। उसके चेहरे पर खेद और पश्चाताप साफ साफ नजर आ रहा था। ईशानी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई डोंट नो कैसे, बट मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। उद्धरण चिन्ह। ईशानी भी अभिमान को इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसने अभिमान को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, इट्स ओके अभी जो कुछ भी हुआ मैं उसे लेकर तुम्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जानती थी कि अभी जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ अभिमान की गलती नहीं है। अभिमान के साथ साथ वह खुद भी उस पल में बहक चुकी थी। खुद पर छाए हुए फितूर को दूर करने के लिए अभिमान ने कुछ गहरी सांसें ली। उसके बाद उसने ईशानी को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। आई प्रॉमिस कि अब से कभी भी मैं बिना तुम्हारी परमिशन के ऐसा नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। आज पहली बार ईशानी पर अभिमान ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा था। ईशानी ने शर्माते हुए अपना से अभिमान की छाती में छुपा लिया। उसके बाद अभिमान ने आगे कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ ईशानी को ऐसे ही अपनी बाहों में भरे हुए लेटा रहा और उसे किस करने लगा। वह दोनों तब तक एक दूसरे में खोए हुए थे जब तक आशीष ने आकर उनके दरवाजे पर नॉक नहीं कर दिया। ईशानी और अभिमान ने खड़े होकर अपने कपड़े पहने और दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि आशीष दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। अभिमान पहले की ही तरह बिल्कुल शांत और आत्मनियंत्रित हो चुका था, लेकिन आशीष के इस तरह खुद को देखने से ईशानी काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जब उसने दोबारा आशीष की तरफ देखा तो उसका चेहरा पूरा गुलाबी हो चुका था। व्हाट, क्या तुमने पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखा है? उद्धरण चिन्ह। आशीष बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए हुए मुस्कुराते रहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर ईशानी को और ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसने आशीष की तरफ देखकर गुस्से में अपनी आंखें घुमाए और वहां से नीचे चली गई। अभिमान ईशानी को नीचे जाते हुए देखा और फिर उसने आशीष की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। मैं तो सिर्फ तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया हूँ। मैंने रेस्टोरेंट में पहले ही टेबल बुक कर दिया है और उसके अलावा मुझे तुम्हें ईशानी की रिपोर्ट भी देनी है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। रात के करीब 7 बजे वह सभी एक साथ एक फैंसी चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक प्राइवेट रूम लिया और खाने का ऑर्डर देकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन लोगों का खाना भी आ गया। बस अभी खाना खाते हुए आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। आशीष ने अभिमान की तरफ सीरियसली देखा और बोला, आजकल कोई मुझ पर नजर रख रहा है।
मुझे लग रहा है कि कोई मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान जो ईशानी को खाना सर्व कर रहा था उसके हाथ वहीं रुक गए, उसकी आंखें गहरी हो गई थी और उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ऑफ कोर्स उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसे ये भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। भला कोई आम आदमी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करके मेरा पता कैसे निकाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। वेल, मेरे हिसाब से तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कोशिश करना कि मैं इन सब मामलों में ना ही पड़ूं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने दोबारा अपने चेहरे के भाव नॉर्मल कर लिए थे और उसने आशीष को याद दिलाते हुए उससे कहा। आशीष ने अपनी छाती थपथपाते हुए अभिमान को गारंटी देते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने बिना कुछ कहे एक बार फिर ऑफिस की तरफ देखा। लेकिन आशीष की बात सुनकर ईशानी की भौहें सिकुड़ गई थी। लेकिन तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर कौन रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। उद्धरण चिन्ह। सब ठीक है, बस कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाना ज्यादा पसंद होता है। तुम फिक्र मत करो ईशानी। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मुस्कुराकर कहा और ईशानी की प्लेट में और ज्यादा खाना सर्व कर दिया। ईशानी शक भरी नजरों से उसे देख रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अभिमान और आशीष जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि नमन ही है। जब नमन ने ईशानी को आशीष की गाड़ी में बैठते हुए देखा था, तब से वह लगातार आशीष के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आशीष शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतता था, इसलिए नमन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अभिमान ने ईशानी से कहा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, ये सब आशीष और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का ही मामला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आई सी। ईशानी ने दया भाव के साथ आशीष की तरफ देखा और सीरियस होकर बोली, एक ही वक्त इतनी सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभी वही लड़कियां तुम्हारे जिंदगी में मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। उन पर ना सही लेकिन खुद पर ही थोड़ा रहम करो आशीष। उद्धरण चिन्ह। आशीष को समझ ही नहीं आया कि वह उससे क्या कहे। उसने गुस्से भरी नजरों के साथ अभिमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में उसे गाली देते हुए बोला, यह मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी का मामला है। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? एक छोटी सी बात छुपाने के लिए उसकी नज़रों में मेरी इमेज की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान को खुद पर आशीष की गुस्से भरी निगाहें महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। दिन के बीच में ही ईशानी उठकर बाथरूम में चली गई, लेकिन जब वह वॉशरूम जा रही थी तब वो रास्ते में नमन और कनिका से टकरा गई। ईशानी ने उन दोनों को एक नज़र देखा और उन दोनों को इग्नोर करके वहां से जाने लगी, लेकिन कनिका ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे वहीं रोक लिया। ईशानी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने गर्व के साथ नमन के वहां पर अपनी पकड़ कर दी और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से एक कनिका का मूड काफी अच्छा था, क्योंकि उसे लगता था कि श्वेता की मदद से उसने ईशानी को एक अच्छा सबक सिखा दिया है, और अब जब उसे ईशानी यहाँ मिल ही गई थी तो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ईशानी ने घिन भरी निगाहों के साथ उन दोनों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? उद्धरण चिन्ह। नमन ने ईशानी से पूछा और रेस्टोरेंट में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने पिछली बार ईशानी के साथ देखा था। 37 चैप्टर 37। ईशानी जब वॉशरूम जा रही थी तो वह बीच में ही कनिका और नमन से टकरा गई थी। ईशानी ने घिन भरी निगाहों के साथ उन दोनों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? उद्धरण चिन्ह। नमन ने ईशानी से पूछा और रेस्टोरेंट में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने पिछली बार ईशानी के साथ देखा था। ईशानी ने रूखेपन के साथ नमन की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर रहेगा। उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ अकेली कैसे आ सकती हो? यह जरूर तुम्हारे साथ कोई न कोई आदमी आया होगा, शायद आज हमें भी उससे मिलने का मौका मिल ही जाए। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने तंज कसते हुए ईशानी से कहा और उसने नमन की वहां पर अपनी पकड़ कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे ही वह इशारों में ईशानी से कहना चाह रही थी कि इस शहर का सबसे बेस्ट आदमी तो उसके साथ खड़ा है। तो अगर ईशानी यहाँ किसी और आदमी के साथ आई थी है तो उसका नमन से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। ईशानी कनिका को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई जोकर देख लिया हो। तुम उससे मिल सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इंटरेस्टिंग।
क्या तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि वह दे में नमन से कम होगा, है ना? क्या इसी वजह से तुम उसे हमसे मिलना नहीं चाहती हो? एक्चुअली इट्स ओके। शहर में काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो नमन से बेहतर है। लेकिन तुम फिक्र मत, हम उसे देखकर उसका ये तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कनिका को ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उसे धमकाने की कोशिश कर रही हो और अब वह अपनी जिंदगी से काफ़ी संतुष्ट हो चुकी हो। लेकिन कनिका की बातें सुनकर ईशानी हैरान थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही होने वाला पति दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बातें सुनकर नमन के चेहरे के लोग बदल गए थे। अब उसकी नज़रें ईशानी पर ही जम गई थी। जो लड़की पहले पूरे दिल और जान से उसे चाहती थी अब उसे उसको देखकर घिन आती थी। कनिका को भले ही कुछ भी ना पता हो, लेकिन नमन जानता था कि ईशानी जिस आदमी के साथ है वह उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। नमन खुद उसके बराबर में खड़े होने लायक नहीं था। खुद को इतने ऊंचे आसमान पर भी मत चढ़ाओ ईशानी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नमन से भी ज़्यादा बेहतर इंसान को डिजर्व करती हो? तुम्हें लगता है कि तुम उस लायक भी हो? उद्धरण चिन्ह। जब कनिका निशानी को खुद की बेइज्जती करते हुए सुना, तो उस पर खुद पर काबू नहीं किया गया। उसके मुंह में जो आ रहा था वो उसे बोली जा रही थी। ईशानी उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही उन सब के कानों में एक सौम्य आवाज पड़ी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईशानी यह सब डिजर्व नहीं करती है? उद्धरण चिन्ह। उन तीनों ने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि एक हैंडसम आदमी धीमे कदमों से उन लोगों की तरफ आ रहा था। वो आदमी काफी एलिगेंट था, और साथ ही उसके आसपास का ऑरा थोड़ा खतरनाक भी था। उसके आने से जैसे वहां की हवाएं ही बदल गई थी। वहां का माहौल पहले के मुकाबले काफी बदल गया था। आशीष को अपनी तरफ आते देखा तो उन तीनों ने ही अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ईशानी काफी शांत थी, वह समझ गई थी कि अभिमान ने ही आशीष को यहाँ उसकी मदद करने के लिए भेजा होगा। लेकिन कनिका के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। उसके सामने खड़ा हुआ आदमी काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके कपड़े और उसने जो भी घड़ी पहनी हुई थी, वो चीख चीख कर उसकी अमीरी बयां कर रही थी। उस आदमी के अंदर जो साहसी और स्वाभिमान के गुण थे, वह बिल्कुल नेचुरल थे। और उसके ओरे के सामने नमन बिल्कुल फीका पड़ गया था। रही बात नमन की, तो उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए थे और वह नफरत के साथ आशीष को देख रहा था। एक ही नज़र में आशीष को पहचान गया था। ईशानी उस दिन मुस्कुराते हुए जिस आदमी की गाड़ी में बैठी थी वही यही था। उस दिन भी नमन को वह दोनों काफी इंटीमेट नजर आ रहे थे। कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अगले ही पल उस पर यह सवाल दाग दिया। आशीष ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वह सीधा ईशानी के पास आया और उससे बोला, हमने अभी तक अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और नमन और कनिका को वहीं छोड़कर आशीष के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन कनिका में अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहा, हियर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कौन हो तुम, और तुम्हारा ईशानी के साथ क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। आशीष के कानों में कनिका की आवाज भी चुभ रही थी, और जिस लहजे में वह उसे सवाल कर रही थी वह आशीष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने ईशानी की ही तरह कनिका को जवाब देते हुए कहा, भला तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये कनिका है, ईशानी की बहन, और मैं कनिका का हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। नमन जी खुद को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर आशीष ने मुंह बिचकाते हुए उनका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, बहन? ईशानी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उसकी बहन कहाँ से आ गई? उद्धरण चिन्ह। आशीष की बात सुनकर नमन और कनिका के चेहरे के रंग बदल गए थे। अपनी जुबान पर काबू रखो। उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सिर्फ ईशानी के पिता की प्रेमिका की औलाद है। इसका तो बाप भी कोई और ही होगा, और जहाँ तक मुझे पता है इसका और ईशानी का सरनेम भी अलग अलग है। तो भला किस तरीके से वो ईशानी की बहन हुई? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने कनिका पर तंज कसते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर कनिका का चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया था। वह आशीष को जवाब देने ही वाली थी लेकिन नमन ने उसे रोक दिया। नमन ने आशीष की तरफ देखा और उससे बोला, सर, आपका बात करने का तरीका सच में बहुत वाहियात है। उद्धरण चिन्ह। ओह, मुझे लगा था कि मैं तुमसे काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ। एनीवे, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सिर्फ उसी की वजह से ईशानी ने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम एक नंबर की पागल हो। तुमने ईशानी जैसे हीरे को छोड़कर इसके जैसी बददिमाग लड़की को चूज किया।
नमन, तुम्हारी अकल पर वाकई पत्थर पड़ गए थे। अगर भविष्य में तुम कभी खुद को दयनीय स्थिति में पाओ तो किसी और को ब्लेम मत करना, क्योंकि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी जानवरों जैसी इच्छा होगी। वैसे तुम कनिका को ही डिजर्व करते हो, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते रहते थे। और जो मर्द अपने प्यार के होते हुए भी अपनी इच्छाओं पर काबू ना कर पाए वह मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आशीष की बातें सुनकर ईशानी बिल्कुल हैरान थी। आशीष बिना किसी डर के सीधा उन दोनों की बेइज्जती किए जा रहा था। आज पहली बार ईशानी को लगा था कि वह आशीष को गलत समझती थी। उसके हिसाब से तो आशीष सिर्फ एक अमीर बाप की औलाद और एक प्लेबॉय था, लेकिन अगर बात किसी से बदला लेने की या उसको नीचा दिखाने की आए तो आशीष काफी मैच्योरिटी के साथ उसका सामना करता था। वह बातों ही बातों में नमन को उसकी औकात दिखा रहा था। अब ईशानी को नमन और कनिका पर दया आने लगी थी। वह दोनों ही गुस्से में लाल पीले हुए जा रहे थे, क्योंकि आशीष ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच था, और सच तो कड़वा होता ही है। उन दोनों का चेहरा देखकर ईशानी को काफी सुकून मिल रहा था। आशीष ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल तीखा था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर ईशानी को भी अच्छा लगा था। आशीष की बातें सुनकर कनिका को इतना गुस्सा आया कि वह बिल्कुल किसी बदमिजाज औरत की तरह चिल्लाने लगी। उसने आशीष की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ईशानी बिल्कुल पवित्र है, या उसका आज तक किसी आदमी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है? वह कुछ टाइम पहले ही मेरे पति की गर्लफ्रेंड थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई कोहिनूर मिल गया है? पता नहीं आज से पहले वह कितने मर्दों के साथ सोई होगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने लापरवाही के साथ कहा और उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी थी, जिससे आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी उन पर आ गया था। उसकी बातें सुनकर ईशानी के चेहरे का रंग बदल गया था। वह गुस्से में कनिका को कुछ कहती उससे पहले ही आशीष ने मुस्कुराते हुए कनिका को जवाब दिया, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम आज से पहले कितने आदमियों के साथ सोई हो। ईशानी तुम्हारी तेरे बिगड़ी हुई नहीं है। वो एलिगेंट, दयालु, ताकतवर, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाली है। और वो तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी है, और उसकी बॉडी शेप भी तुमसे बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। एक आदमी एक लड़की में जो कुछ भी देखना चाहता है, ईशानी के अंदर वह सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम वल्गर, बदतमीज, झूठी और हमेशा दूसरों को परेशान करने वाली हो। तुमने आज तक अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ अच्छा सोचा भी नहीं होगा। तुमने ईशानी के पिता के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी अपने जाल में फंसा लिया था। बाहरी तौर पर तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भद्दी है और अंदरूनी तौर पर तुम्हारा दिल बिल्कुल काला है। फिर कोई अंधा आदमी ही तुम्हारे प्यार में गिर सकता है। मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हारे मुंह पर एक दो तमाचे जड़ दो, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। नमन हैरानी के साथ आशीष को देखे जा रहा था, और कनिका तो जैसे अब आशीष की बातें सुनकर गुस्से में पागल ही होने वाली थी। आशीष ने जो कुछ भी कहा वह कनिका के दिल पर बिल्कुल किसी तेजधार चाकू की तरह लग रहा था। कनिका गुस्से में कांप रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त ईशानी को जान से मार दे। उसके हिसाब से उसके हर एक दर्द, हर बेइज्जती की वजह सिर्फ और सिर्फ ईशानी थी। कुछ साल पहले तक जब नमन और ईशानी रिलेशनशिप में थे तब कनिका के पास कुछ भी नहीं था, और अब जब इतनी मुश्किलों के बाद कनिका ने नमन को पा लिया था तो ईशानी को अब नमन से कई गुना ज्यादा बेहतर आदमी मिल गया था। कनिका को ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी हमेशा से उसके खिलाफ खड़ी रहती हो। ईशानी हर एक चीज में कनिका से ऊपर ही थी, यहाँ तक कि अब उसका बॉयफ्रेंड भी नमन से उन्हें काफी ऊपर था। कनिका के दिल में ईशानी को लेकर जेलसी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी आंखों में नफरत लिए हुए ईशानी को देख रही थी, लेकिन ईशानी ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने आशीष का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, भूल जाओ सबको, हमें यहाँ से जाना भी है, तो हम यहाँ पर अपना और समय बर्बाद नहीं करते। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अभिमान को और ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना चाहती थी। वह जानती थी कि अभिमान अंदर बैठा हुआ बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा होगा। आशीष ने एक आखिरी बार कनिका और नमन की तरफ देखा और फिर ईशानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके लेट्स गो। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के वहां से जाने से पहले ही अचानक नमन बोल पड़ा, ईशानी तुम्हारा प्यार काफी सस्ता था। मेरे तुम्हें छोड़ने के तुरंत बाद ही तुम किसी और आदमी की बाहों में जाकर गिर गई। अब मुझे तुमसे घिन आती है। उद्धरण चिन्ह। और मुझे इस बात पर झुंझलाहट होती है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहे कैसे ली थी।
उद्धरण चिन्ह। ईशानी ना वहां पर रुकी और ना ही उसने एक बार भी पीछे पलट कर देखा। आगे बढ़ते हुए उसने एक अलग ही आवाज में नमन को जवाब देते हुए कहा। उनके पीछे खड़ा हुआ नमन गुस्से में उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच ली थी और वह काफी जलन के साथ आशीष को देखे जा रहा था। चैप्टर 38। कनिका और नमन से बहस होने के बाद ईशानी और आशीष दोबारा अपने प्राइवेट रूम में वापस आ गए। अभिमान को देखकर ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह जाकर अभिमान के बगल में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और उसने प्यार से उसकी बाह को पकड़ लिया। अभिमान ने भी उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और उसके पास जाकर बोला, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाए और मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मदद करने के लिए वहां पर आशीष था और आज तो आशीष ने उन दोनों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो मैं एकदम औसम हूँ और मुझे ये पता है, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या सोचती हो, ईशानी? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के पास आकर आशीष ने अपना क्रेडिट लेते हुए कहा। ईशानी आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराए और थम्स अप करते हुए बोली, बिल्कुल। तुमने बिना किसी गलत शब्द का प्रयोग किए हुए उन्हें बिल्कुल बेइज्जत कर दिया और जो कुछ भी तुमने कहा वह बिल्कुल सच था। मुझे लगता है कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा देवर मिला है। और आज तो उन दोनों पर चेहरा गुस्से के कारण बिल्कुल लाल हुए जा रहा था। तुमने सब बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह। दैट्स गुड। और कनिका जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही है उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर अभिमान ने मुझे ये कहकर नहीं भेजा होता कि मुझे उनसे लड़ना नहीं है, तो मैं कसम से वही उन दोनों की अच्छे से धुलाई कर देता। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने ईशानी से कहा। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपनी पावर का प्रदर्शन किया था, लेकिन वह उसकी एंडिंग से अभी भी संतुष्ट नहीं था। ईशानी मुस्कुराए और उसने अभिमान की तरफ देखकर उससे कहा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। यू आर वेलकम। तुम मेरी पत्नी हो, इस नाते तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और अभिमान वहां बैठकर अपना डिजाइन एंजॉय कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कनिका और नमन बिना डिनर किए हुए ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे। कनिका चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसका सुंदर चेहरा गुस्से के कारण बिल्कुल लाल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो ईशानी एक नंबर की कमीनी है वो। आज उसने जो मेरी बेइज्जती की है उसका बदला ना उससे लेकर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या उसको कोसकर तुम्हारा मन भर गया है? उद्धरण चिन्ह। नमन भी इस वक्त काफी गुस्से में था और कनिका के चिल्लाने की ऊंची आवाज सुनकर वह और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में चिल्लाकर उससे कहा। जब कनिका ने नमन को खुद पर गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। वह हैरानी और इरिटेशन के कारण चिल्लाकर बोली, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? जब अंदर वह आदमी मेरी बेइज्जती किए जा रहा था तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा था और अब तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने पहले ही ईशानी को परेशान नहीं किया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नमन ने तुरंत कनिका की बातों का जवाब देते हुए उससे कहा। आज शायद उसने पहली बारिश आने की वजह से कनिका से इस तरीके से बात की थी। कनिका आश्चर्य के साथ उसे देखे जा रही थी। नमन, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या अब तुम मेरे खिलाफ खड़े होकर उस ईशानी का साथ दोगे, या तुम अभी क्या करते हो? उद्धरण चिन्ह। कनिका काफी गुस्से में थी और उसके मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे समझे उसे बोले जा रही थी। वही नमन इस वक्त काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। उसने अपने सिर को धीरे से नीचे झुका लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। छोड़ो ये सब, तुम आज रात अपने घर वापस चली जाओ। मैं बहुत थक चुका हूँ और साथ ही मैं तुमसे लड़ना भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। तुम। उद्धरण चिन्ह। कनिका को ऐसा लग रहा था जैसे नमन उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखकर इतना गुस्से में थी कि वह बिना उसे कुछ कहे मुड़ी और वहां से चली गई। वही नमन उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें काफी सॉफ्ट थी और उसे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। नमन के दिमाग में वही सब चल रहा था जो ईशानी ले जाने से पहले उससे कहा था। उसके दिमाग में रह रहे घर ईशानी की उस आदमी के साथ जाते हुए छवियां जा रही थी और आज जब ईशानी को किसी और आदमी के साथ देखा तो न जाने क्यों पर उसे अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। नमन तो लग रहा था कि ईशानी को उसके साथ होना चाहिए था। जब तक उसे कनिका के असली चेहरे दिखने नहीं शुरू हो गए थे तब तक नमन को पता ही नहीं चला था कि ईशानी कितनी अच्छी थी। ईशानी हमेशा काफी शांत रहती थी
वो कभी बिना बात किसी को परेशान नहीं करती थी और ना ही कभी किसी का बुरा चाहती थी। उसका अपने गुस्से पर भी काफी कंट्रोल था। नमन के सामने उसे ना तो कभी अपना टेम्पर पर खोया था और ना ही कभी उस पर चिल्लाया था। वो हमेशा नमन के साथ काफी प्यार से और शांति से बर्ताव करती थी। लेकिन अब वही ईशानी किसी और आदमी की बाहों में थी। इस बारे में सोचते हुए भी नमन को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। अब वह चाहकर भी कनिका को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन साथ ही अब वह कनिका के साथ न रहकर ईशानी के साथ रहना चाहता था। अब ईशानी इकलौती थी जो उसे संभाल सकती थी। नमन को अभी भी ऐसा लगता था जैसे कहीं ना कहीं ईशानी अभी भी उससे प्यार करती है, और अगर आज वह किसी और आदमी के साथ थी तो शायद उसका कारण नमन के द्वारा दिया गया धोखा था। और अगर भविष्य में ईशानी दोबारा उसके साथ रहने का फैसला कर लेती है तो वो अपनी की हुई गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करता। नमन ने एक बार पलटकर रेस्टोरेंट की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ईशानी को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करने का निश्चय किया। उसके बाद वह मुड़ा और वहां से चला गया। घर पहुंचने पर कनिका काफी ज्यादा गुस्से में थी। अपने गुस्से में उसने काफी सारी चीजें तोड़ फोड़ दी थी। जब छाया के कानों में चीजों के टूटने फूटने की आवाज पड़ी तो भागते हुए वहां आई। जब उसने अपने नजरों के सामने वह दृश्य देखा तो उसने तुरंत कनिका से पूछा, कनिका, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? बेटा भूलो मत कि तुम प्रेग्नेंट हो। इतना गुस्सा करने पर तुम अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी हार्म करोगी, और अगर गलती से भी उस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं रहूंगी। वैसे भी नमन को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, और अगर यही सब चलता रहा तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर छाया सदमे में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इतना गलत सोचती हो, और कितनी लापरवाही के साथ तुमने वह सब कह दिया ना। भूलो मत कि तुम नमन के साथ ज्यादा लंबे समय से नहीं हो। तुम दोनों को अभी साथ आए कुछ ही समय हुआ है और अभी भी त्रिपाठी परिवार में तुम्हारे पैर जमे नहीं है। तुम इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि त्रिपाठी परिवार के लिए यह बच्चा कितना कीमती है, और आज तुम जहां तक पहुंची हो उसका रास्ता कितना मुश्किल रहा है और तुम्हें भी पता है। उसकी वजह बच्चा ही है। उसके बिना तुम्हारा क्या होगा वह तुम जानती हो। उस बच्चे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मेरा कोई स्टेटस तो है नहीं, और जब तक नमन की मां जिंदा रहेगी तब तक भी त्रिपाठी परिवार में मैं अपना राज नहीं जमा पाऊंगी। वो हमेशा मुझे नीचे नजरों से ही देखती है और उसे लगता है कि मेरा बैकग्राउंड काफी बुरा है। उसके अलावा मेरा सरनेम अग्निहोत्री भी नहीं है, और नमन के साथ मेरी शादी भी सिर्फ थोड़े बहुत दहेज के साथ हो रही है। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? और तो और आज तो नमन भी उस ईशानी की वजह से मेरे ऊपर चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। कनिका के बोले हुए आखिरी के कुछ शब्द सुनकर छाया का चेहरा भी गुस्से में लाल हो गया था। उसके चेहरे के भाव काफी गहरे हो गए हैं। उसने कनिका से पूछा, क्या नमन वाकई उस ईशानी के लिए तुम पर चिल्लाया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं क्या करूं अब? उद्धरण चिन्ह। अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर कनिका रोने लगी और बोली, मॉम, मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ, और ये इतना मुश्किल क्यों है मेरे लिए? उद्धरण चिन्ह। कनिका, तुम रो मत। तुम्हारे लिए मैं नमन से बात करूंगी। उद्धरण चिन्ह। छाया इस वक्त काफी गुस्से में थी। वह लगभग नमन को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन कनिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और रोते हुए बोली, मॉम, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए वह लोग मुझे कुछ नहीं समझते। आप समझ रही है ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? मुझे अपने हिस्से के 20% शेयर अभी के अभी चाहिए। जब तक मुझे को 20% शेयर नहीं मिलेंगे तब तक त्रिपाठी परिवार मुझे ऐसे ही नीचे नजरों से देखता रहेगा, और अब मुझ पर यह बर्दाश्त नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। मैं जानती हूँ बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें, लेकिन अब प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। तुम अभी अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं अभी एक बार नमन से बात कर लेती हूँ, और उसके बाद आज मैं तुम्हारे डेट से 20% शेयर के बारे में बात करूंगी। उद्धरण चिन्ह। छाया ने कनिका को शांत कराते हुए कहा और तुरंत नमन के पास कॉल कर दिया। फोन पर उसे काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उससे जितना हो सकता था वो उतनी उदासी के साथ नमन से बात कर रही थी। वो रोते हुए और भारी आवाज के साथ बोली, नमन, अभी तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। कनिका ने अबॉर्शन करने की जिद पकड़ ली है। तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? और कनिका की हालत इतनी खराब कैसे है?
वो जब से घर आई है तब से सिर्फ रोए जा रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। छाया की बातें सुनकर नमन हैरान था। आप उसका ध्यान रखिए। जब तक मैं घर नहीं आता तब तक उसके साथ रही है। मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक बार कॉल कट करने के बाद छाया ने कनिका की तरफ देखकर उससे इशारा किया कि आप सब ठीक है और वो टेंशन न ले। उसके बाद वो वहां से सीधा स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में विक्रम जी बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे। जब उन्होंने दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। छाया अपने हाथों में एक चाय का कप लिए हुए स्टडी रूम के अंदर आई। जब विक्रम जी ने छाया को देखा तो उन्होंने थोड़ा अलग लहजे में उसे पूछा, क्या कनिका शांत हो गई है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, कुछ समय के लिए तो वह बिल्कुल पागल ही हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। छाया नहीं चाय का कप टेबल पर रखा और घूमकर विक्रम जी की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उनके कंधों की मसाज करने लगी। विक्रम जी शांति थे। उन्होंने कहा, अब बड़ी हो चुकी है तो उसे समझाओ कि अब छोटे बच्चों की तरह जिद करना बंद कर दे। और जैसा कि तुम्हें पता है अब वह सिर्फ आप ही परिवार की बहू बनने वाली है तो इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल ना करें। उसे खुद पर अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कनिका जिद्दी नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना कि त्रिपाठी कितने अमीर है। कनिका को हमेशा नजरों से देखते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। विक्रम, आप जानते हैं ना कि कनिका आपको अपने सगे पिता की तरह मानती है और आपको बिल्कुल उन्हीं की तरह इज्जत भी देती है। आपने कहा था कि जब कनिका की शादी होगी तो आप उसको दहेज के रूप में प्रॉपर्टी का 20% शेयर देंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात जारी रखते हुए छाया ने आगे कहा, तो अब फाइनली कनिका की शादी होने जा रही है। मैंने पिछले काफी सालों से बिना कोई शिकायत करे अग्निहोत्री परिवार के लिए काफी कुछ किया है। तुम मेरी उससे मेहनत के लिए क्या आप प्लीज उसे वह शेयर अभी दे सकते हैं? ऐसा करने से त्रिपाठी उसे नीचे नजरों से नहीं देखेंगे और उसकी माँ होने के नाते मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। छाया विक्रम जी को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनके सामने एक अच्छी और प्यारी माँ होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी विक्रम जी के द्वारा उसकी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया। चैप्टर 39। छाया काफी प्यार से विक्रम से बात करते हुए कनिका के नाम वो शेयर करने के लिए कह रही थी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी विक्रम जी ने उसकी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा इस बात का जिक्र मेरे सामने मत करना। अपने वादे के हिसाब से सही समय आने पर मैं उसे वह शेयर दे दूंगा, लेकिन तब तक मैं उसे वह शेयर नहीं दे सकता। और एक बात और, अग्निहोत्री ग्रुप के अधिकतर शेयर ईशान के नाम है। मरने से पहले ईशानी की मां अपने हिस्से के शेयर भी उसी के नाम कर गई थी। तो कनिका को 20% शेयर देने के लिए हमें इस आने का कंसेंट भी जरूरी लेना, वरना। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए विक्रम जी रुके और सिर्फ छाया की तरफ देखते हुए आगे बोले, और अभी ईशानी और कनिका के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ईशानी कभी इसके लिए राजी होगी। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, ईशानी तुम्हारी सगी बेटी है और हिसाब से तुम्हारा उसके शेयर्स इस्तेमाल करने का पूरा हक बनता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ईशानी के कंसेंट की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम की बातें सुनकर छाया के माथे पर बल पड़ गए थे और लगातार विक्रम जी को मनाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी। वह जानती थी कि ईशानी के मन में छाया और कनिका के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, तो उनके कहने पर वह कभी भी इस काम के लिए नहीं मानेगी। छाया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जो ईशानी का है वह उसका ही रहेगा। अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी ईशानी को पसंद नहीं करती थी। पिछले कुछ सालों में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर धीरे धीरे अपनी बेटी से दूर होता गया, और अब उसके और मेरे बीच के शेयर इकलौता कनेक्शन बचा है। क्या तुम मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता खराब करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि इन शेयर्स की वजह से हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं? अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते कहते अंत तक विक्रम जी की आवाज गुस्से के कारण ऊंची हो गई थी। उनकी आवाज सुनकर छाया डर के कारण कांपने लगी थी। इसके आगे उसके कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानती थी कि अभी कुछ दिनों पहले उसने और कनिका निशानी के साथ जो कुछ भी किया है, उसे देखकर विक्रम जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईशानी और विक्रम जी का रिश्ता कितना खराब था, आखिर में वह दोनों थे तो बाप बेटी ने हम दोनों का रिश्ता था। और वही दूसरी तरफ तरीका छाया की बेटी थी।
तो जो जगह विक्रम जी के दिल में ईशानी के लिए ही, वह जगह कनिका को कभी भी नहीं सकती थी। छाया काफी लाचार और नाराज थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी को हमेशा बेस्ट ही मिलेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कनिका के हाथों से की 20% शेयर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती थी। डिग्री 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 जब से कनिका और ईशानी की रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, तब से ही श्वेता दोबारा ईशानी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी थी। ईशानी ने फोन किया था कि वह 1 महीने में स्थिति चेंज कर देगी, लेकिन अब श्वेता ने उसको ऑर्डर दिया था कि उसके पास ही काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। ईशानी जानती थी कि उस रात आशीष ने जो कुछ भी कहा है, उसे सुनकर कनिका शांत नहीं बैठेगी। उस रात हुई सारी बातें सुनकर कनिका काफी ज्यादा गुस्से में थी और अब वह कैसे भी करके ईशानी को परेशान करना चाहती थी। ईशानी पहले से ही काफी ज्यादा बिजी थी और अब उसके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन ईशानी के जितना सब्र नंदिनी के अंदर नहीं था। जो कुछ भी श्वेता ईशानी के साथ कर रही थी, उसे वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, ये कनिका 1 नंबर की कमीनी है। इसके कर्मों के हिसाब से तो इस नरक भी नसीब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने शांत लहजे में उसको जवाब देते हुए कहा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों के लिए उसे उसकी अकड़ दिखाने के लिए मैंने उसे आज़ाद छोड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद मैं इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दूंगी, उसके बाद कनिका का हिसाब बराबर करने के लिए मेरे पास पूरा वक्त होगा। उद्धरण चिन्ह। अभी बहुत ज्यादा खुश होगी। पॉपुलैरिटी पाने के लिए पता नहीं वह क्या क्या कर रही है। आजकल लगभग हर रोज सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज वायरल हो रही है। वो काफी ज्यादा चैरिटी कर रही है, जैसे गरीबों को खाना देना, गली के जानवरों की देखभाल करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। अपने फायदे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने कहा, उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव आ गए थे। ईशानी की आंखें ठंडी हो गई थी और उसने पूछा, क्या हुआ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापसी करने की तैयारी कर रही है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही माया ने भी अपने एक शो में उसके बारे में बोला था। उसने कहा था कि कनिका अब पहले से काफी बदल चुकी है और जो कुछ भी कनिका ने किया वह तो ह्यूमन नेचर है। कनिका ने गलती की और अब अपनी गलती का एहसास होने पर वह उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है। उसने साथ ही यह कहा था कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा दयालु होना चाहिए और दूसरों को उनकी गलती के लिए माफ भी कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें घुमाते हुए नंदिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वह कर क्या रही है। उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीच इंसान अपने सम्मान के लिए ट्रॉफी लेना चाहता हो। मुझे लगता है कि उसकी बातों पर सिर्फ उसके फैंस ही यकीन करेंगे। वैसे भी माया दोगली है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बातें सुनकर ईशानी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उसे अच्छे से याद था कि उसने जब उसका इंटरव्यू लिया था तो माया ने साफ शब्दों में कहा था कि कनिका में दिमाग नहीं है, वह कोई भी काम बिना सोचे समझे कर देती है। ईशानी को लग रहा था कि माया ने अपनी मर्जी से कनिका के लिए ये कदम नहीं उठाया था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके इस कदम के पीछे कहीं ना कहीं नमन का हाथ हो। नंदिनी ने कहा, ओह, माया के ये सब कहने के पीछे की वजह नमन है। एक दिन जब मैं किसी न्यूज़ स्टोरी की तलाश में थी, तो मैंने रेस्टोरेंट में माया को नमन के साथ डिनर करते हुए देखा था। मेरे पास उन दोनों की तस्वीरें भी है। नंदिनी मुस्कुराए और वो वे तस्वीरें निकालकर ईशानी को दिखाने लगी। ईशानी ने नंदिनी का कैमरा लिया और उसमें वो तस्वीरें देखने लगे। उन तस्वीरों में नमन और माया एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर ये तस्वीरें कनिका ने देख ली तो वो पागल ही हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी हंसने लगी। जैसे ही उसने कनिका का चेहरा इमेजिन किया तो उसकी हंसी रोकी नहीं रही थी। अगर उसे पूरी दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वह कनिका थी। अगर वह कनिका को हारते हुए देखती तो उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ईशानी नंदिनी के जितने उत्सुक नहीं थी। उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, माया बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं है और ना ही नमन। अगर वह दोनों इसी तरीके से चोरी छिपे मिलते रहे तो उन दोनों के अफेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा है और कनिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो हम अभी उन दोनों को एक्सपोज नहीं करते हैं। भविष्य में नमन और कनिका की लड़ाई देखने में ज्यादा मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। अपने कैमरे में और कुछ तस्वीरें देखते हुए नंदिनी बोली। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन मुझे अभी इस बात की चिंता है कि कनिका का मेरे साथ डील कैसे करेगी। एनीवेज, मैं अभी अगले कुछ दिनों तक नई स्टोरी कवर करने के लिए बाहर नहीं जा पाऊंगी।
तो तब तक तुम प्लीज़ मेरे लिए नंदिनी पर नज़र रखना। अगर तुम्हें टाइम लगता है तो तुम उसकी कुछ तस्वीरें लेकर उनका इस्तेमाल भी कर सकती हो। वैसे भी वह फेमस सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए होना चाहती है, तो उसे उसी के तरीके से सबक सिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के साथ साथ नंदिनी भी कनिका को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत जाने की बात मान गई। डिग्री 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 डिग्री। पलक झपकते ही यह आधा महीना भी निकल गया था। समय काफी तेजी से चल रहा था। ईशानी के कहने पर स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट भी काफी जल्दी चेंज कर दी थी। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद मूवीज रिलेटेड थोड़ा बहुत सामान लेकर ईशानी तुरंत राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में अभिमान से मिलने के लिए चली गई। आज ईशानी दूसरी बार राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में आई थी। पिछली बार वह अभिमान की पत्नी के रूप में आई थी, लेकिन आज वह यहाँ एक नेगोशिएटर बनकर आई थी। वह कंपनी के फ्रंट डोर से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिमान पहले से ही जानता था कि ईशानी आने वाली है, इसलिए उसने अतुल को नीचे उसे लेने के लिए भेज दिया था। ईशानी अतुल के साथ ऊपर अभिमान के ऑफिस में आ गई। अभिमान ने पहले से ही उसके और अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी। क्यों ना आज हम दोनों एक फॉर्मल कन्वर्सेशन कर ले। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए ईशानी ने कहा। वो अपनी तरफ से सीरियस होने की पूरी कोशिश कर रही थी। हाँ बिल्कुल, हम दोनों सिर्फ काम की बात करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हारा प्रपोजल देखकर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने कप में से कॉफी की एक सिप लेते हुए अभिमान ने कहा। वह भी ईशानी की तरह सीरियस हो गया था। वहीं बैठे हुए आशीष ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ईशानी, अगर अभिमान को तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू आशीष। उद्धरण चिन्ह। ईशानी पर और ज्यादा देर के लिए सीरियस नहीं रहा जा रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अभिमान से बोली, तुम एक बार मूवी की स्क्रिप्ट और कास्ट को देख लो। मैंने स्क्रिप्ट राइटर से कह के काफ़ी ज़्यादा चेंज कराए हैं। मैं नहीं जानती कि अब यह अच्छी है या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पहले के मुकाबले अब ये काफ़ी बेहतर हो गई है। अगर तुम्हें इसमें कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दे दो, मैं उसके अकॉर्डिंग आगे देख लूँगी। उद्धरण चिन्ह। नो प्रॉब्लम। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने शांति के साथ ईशानी के हाथों में से वह सारा सामान ले लिया और फिर स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। ईशानी ने कहा, मैंने जो भी चेंज किए हैं वहां पर उन्हें मार्क कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। हम। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने एक अलग ही लहजे में जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा उसने आगे कोई बात नहीं किया। ईशानी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह घबराई हुई हो। उसने टेबल पर से कप उठाकर कॉफी पी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगी। काफी लंबे समय बाद आखिरकार अभिमान वह सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली, लेकिन उसके चेहरे के भाव ज्यों के त्यों ही बने रहे। उसके चेहरे को देखकर ईशानी किसी भी बात का कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। ईशानी को घबराहट होने लगी थी और उसने अभिमान की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम्हें ये कैसी लगी? क्या यह अभी भी अच्छी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कुछ शकील चुप रहने के बाद अभिमान ने शांति लहजे में ईशानी को जवाब देते हुए कहा, मुझे अब फाइनली इस मूवी में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओ माय गॉड। एक पल के लिए तो ऐसा नहीं काफी ज्यादा उत्साहित हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह शक भरी नजरों से अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच बोल रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ सिर्फ इसलिए तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गए हो? उद्धरण चिन्ह। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं इस मूवी के अंदर देखना चाहता था। तुमने जो एक्टर और एक्ट्रेस चूज किए हैं वह बिल्कुल परफेक्ट है। इससे न सिर्फ मूवी की कॉस्ट घटेगी बल्कि उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह मूवी मैं अगर इसलिए इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूं तो तुम मेरी कंपनी की प्रोफेशनल एवेल्युएशन टीम से जाकर बात कर सकती हो। वह लोग खुद स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और अगर उन्हें लगता है कि मूवी इन्वेस्टमेंट के लायक है तो ही वह राजी होंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए ही अभिमान ने फाइल को बंद किया और उसे आशीष के हाथों में देते हुए बोला, अतुल से कहकर इस फाइल को इवैल्यूएशन के लिए भिजवा दो। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। आशीष फाइल लेकर वहां से चला गया, लेकिन ईशानी के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वो नहीं चाहती थी कि अभिमान अपने और उसके बीच के रिश्ते की वजह से उसके ऊपर कोई फेवर करे।
लेकिन साथ ही ईशानी यह भी जानती थी कि अभिमान वैसा लड़का नहीं है जो उसे धोखा देगा। अगर उसने एक बार कह दिया था कि वह ईशानी और उसके काम के बीच में नहीं आएगा तो वह नहीं ही आएगा। यही सब बातें सोचते हुए ईशानी बिल्कुल शांत हो गई थी। उसे अब खुशी हो रही थी और वह मन ही मन सोचने लगी, फाइनली अब मेरी मेहनत रंग ला रही है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 40। ईशानी अभी भी अभिमान के साथ उसके ऑफिस में बैठी हुई थी। तुमने इतने कम समय में मूवी की स्क्रिप्ट के अंदर कमियां ढूंढकर उन्हें चेंज भी कर दिया। इन सब से तुम्हारी काबिलियत साफ साफ साबित हो जाती है। अपने काम को लेकर तुम काफ़ी अच्छे हो। जबकि मूवी किस किस के साथ तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने इतनी अच्छी चीज़ जिस किए हैं। क्या अब तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ काम करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी पलकें चुप करते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऑफर दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एग्जैक्टली, तुम्हारे अंदर किसी भी काम को करने का पोटेंशियल है और मैं तुम्हारे किसी भी टैलेंट को वेस्ट नहीं होने देना चाहता। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए अभिमान काफ़ी सीरियस था और उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, और अगर तुम यहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें ज़्यादा देख भी पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आखिरी की लाइनें सुनकर ईशानी हंसने लगी। बेहतर होगा अगर तुम ये सब भूल ही जाओ। अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर्स रोज मुझे तुम्हारे ऑफिस में आते जाते हुए देखेंगे, उन लोगों को मुझसे जलन होगी और मन ही मन वह सभी मुझे मारने की साजिश भी रचेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभिमान और ईशानी इसी तरीके से एक दूसरे से बातें करते रहे। दोपहर के समय आखिरकार आशीष वापस आ गया। जब उसने ईशानी की तरफ देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, ईशानी, सब बिल्कुल सेट है। इवैल्यूएशन टीम ने कहा है कि इस मूवी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। कांग्रेचुलेशन। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। क्या अब मैं वापस जाकर अपने बॉस को यह न्यूज़ दे सकती हूँ? ईशानी ने बेसब्री के साथ उनसे पूछा। आशीष ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जब मूवी रिलीज हो जाएगी तो तुम्हें खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। तुम्हें अभिमान पर यकीन करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वह थोड़ा पागल है, लेकिन उसकी नज़रें काफ़ी पेनी है। अगर उसने कह दिया है कि मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी है तो विश्वास करो वह मूवी का पर हिट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की आंखें चौड़ी हो गई और उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। अभिमान की मुस्कुराहट देखकर आशीष थोड़ा घबरा गया। मेरा मतलब कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी नज़रें काफ़ी तीखी है। उद्धरण चिन्ह। डरपोक। ईशानी ने कहा। जब उसने देखा कि अभिमान की सिर्फ आंखों में देखकर आशीष बिल्कुल किसी छोटे चूहे की तरह डर गया, जैसे उसने किसी बिल्ली को देख लिया हो। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे डरपोक कहा और फिर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम चेक किया। अभी दोपहर हो रही थी। साथ ही ईशानी का मूड भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसने खड़े होते हुए कहा, चलो चलते हैं। अपनी इतनी मेहनत के सफल होने की खुशी में मैं तुम्हें आज पार्टी देती हूँ। इस छोटे से प्रोजेक्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा थका के रख दिया था, तो अब खुद का रिचार्ज करने के लिए मुझे कुछ अच्छा खाने की ज़रूरत है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और खड़े होकर ईशानी की बगल में आ गया। उसने ईशानी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आशीष एक मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद वह तीनों वहां से लंच के लिए बाहर चले गए। लंच करने के बाद अभिमान ने ईशानी को वापस उसकी कंपनी में भिजवा दिया था। कंपनी पहुंचने के बाद ईशानी सीधा वहां से मैनेजर ऑफिस में चली गई और उसने सोनिया को बताया कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप अब उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और अब सोनिया अपनी तरफ से किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में भेज सकते थे। ईशानी की बात सुनकर सोनिया काफ़ी हैरान भी, तुम सच कह रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मूवी को राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप की प्रोफेशनल इवैल्यूएशन टीम ने अप्रूव किया है और मैंने सुना है कि मिस्टर राजवंश ने भी खुद स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ा है। अब आप बस एक बार किसी को वहां नेगोशिएट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेज दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम बहुत कैपेबल हो। तुम्हारे अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर शांत रहने के बाद सोनिया ने आश्चर्य के साथ कहा। वो पहले से ही जानती थी कि ईशानी किसी भी काम को लेकर काफ़ी कैपेबल है, लेकिन उसने इस बात की कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप से भी डील कर लेगी। अब से ईशानी कंपनी के लिए एक हीरो बन चुकी थी। ईशानी भी आज काफ़ी खुश थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच मैम, और मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे कहना चाहिए था। कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स मेरी वजह से क्रिएट हुई थी, जो कि अब मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके, अब तुम जाकर अपना काम कंटिन्यू कर सकती हो।
मैं तुम्हारी बात जल्द से जल्द आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के केबिन में से बाहर निकलकर ईशानी वापस आकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके बाद आते ही नंदनी उसके पास आई और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हारा काम हो गया? उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, हाँ। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा हुआ। अब मैं देखती हूँ कि श्वेता भविष्य में तुम्हारे लिए कैसे मुश्किलें खड़ी करती है। उद्धरण चिन्ह। अब श्वेता की हिम्मत भी नहीं होगी कि वह इस आने के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर पाए। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईशानी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ कोई डील करवा देगी। और जैसा कि अब ईशानी एक डील कराने में कामयाब हो चुकी थी तो कंपनी में अब लोग उसकी और भी ज़्यादा तारीफ करने लगे थे। उसके काम करने की एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब परखने लगे थे। और अब इस वजह से श्वेता की पोजीशन भी खतरे में थी। ये सब देखकर अब श्वेता को रिग्रेट हो रहा था। उसे ईशानी को उस पार्टी में जाने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर वह ऐसा नाम बोलती तो आज ईशानी का नाम इतना ज़्यादा नहीं चल रहा होता। अगर ईशानी की जगह वहां पर जाती तो इस डील के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होती, साथ ही उसका सारा क्रेडिट भी उसे ही मिलता। और वैसे भी अभिमान राजवंश से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता था। लेकिन जब कनिका को इस बारे में पता चला तो उसे श्वेता पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने श्वेता से कहा, श्वेता, जितना मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते आए हैं। तो क्या अब तुम इस तरीके से उनका भुगतान करोगी? मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था और तुमने वह भी ठीक से नहीं किया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे तुमसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। कनिका, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। मैं भी तुम्हारे ही जितना इस आने के लिए चीज़ें मुश्किल करना चाहती हूँ। लेकिन अब वह कंपनी के लिए हीरो बन चुकी है और मैं अब सीधा सीधा उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती हूँ। अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उसके लिए परेशानियां खड़ी कर ही दूंगी। मैं उसे इतनी आसानी से खुश कभी नहीं रहने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता अपनी पूरी कोशिश करके कनिका को मनाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी जल्द से जल्द वह दिन देखना चाहती हूँ। श्वेता, ईशानी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुमने उसकी जिंदगी नरक नहीं बनाई तो तुम्हें भविष्य में मुझसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर तो तुम किसी अमीर परिवार में शादी करने का सपना देखना छोड़ ही देना। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने श्वेता को धमकाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर श्वेता की नज़रों में कनिका के लिए भी नफरत छलकने लगी थी। श्वेता के लिए कनिका सिर्फ उसकी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता थी। और सिर्फ इसी वजह से कनिका की हर एक बात मानना उसके लिए मजबूरी थी। वरना कनिका उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं थी। कनिका की हर एक बात मानती और उसके साथ प्यार से बचाव करती थी क्योंकि अभी उसके पास कोई पावर नहीं थी। इस वक्त कनिका चाहे उसकी कितनी भी बेइज्जती कर दी लेकिन श्वेता कभी उससे पलटकर कोई जवाब नहीं दे सकती थी। श्वेता ने एक गहरी सांस ली और अपने होठों पर एक नकली मुस्कुराहट लाकर बोली, तुम फिक्र मत करो कनिका। मैंने तुमसे जो करने का वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। लेकिन तुम इन सब में कोई जल्दबाजी मत करो। जितना मुझे पता है तुम्हारे सौतेले बाप का 50th बर्थडे आने वाला है। और ईशानी वह आज जरूर आएगी, है ना? हो सकता है कि उस मौके पर तुम उसे हराने का कोई रास्ता ढूंढ लो। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? उद्धरण चिन्ह। कनिका का लहजा फाइनली थोड़ा शांत हो गया था। हाँ, मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया है। कनिका की मुस्कुराहट काफ़ी जहर भरी थी। डिग्री 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 डिग्री। रात के समय ईशानी का फ़ोन बजा और उसने जब कॉलर आईडी देखी तो उसके पिता का कॉल था। ईशानी ने एक गहरी सांस लेकर कॉल पर किया और विक्रम जी के साथ कुछ देर बातें करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। अभिमान ने पीछे से ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोला, तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं? उसने शांत लहजे में ईशानी से पूछा। ईशानी ने घूमते हुए अपना चेहरा अभिमान की तरफ किया और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए मुस्कुराकर बोली, ज़्यादा कुछ नहीं। कल पापा का 50th बर्थडे है और वह चाहते हैं कि मैं अब वापस घर आ जाऊं। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने प्यार से उसके होठों को चूमा और उससे पूछा, नॉट रियली, लेकिन मुझे जाना होगा। आफ्टर ऑल वो मेरे पापा है। अगर आज मेरी मम्मा जिंदा होती तो कभी भी नहीं चाहती कि मैं अपने ही पिता से लड़ाई करूं और उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने लाचारी के साथ आह भरते हुए कहा। ईशानी को अपना घर छोड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में किसी ने भी उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी।
और अब जब फाइनली विक्रम जी ने खुद उसे कॉल करने की पहल की है तो भला ईशानी वहां जाने से मना कैसे कर सकती थी। अभिमान नहीं उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम फिक्र मत करो, मैं कल आशीष से कहकर उनके लिए एक बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की कमर पर अपनी पकड़ करते हुए ईशानी ने कहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ चिंता के भाव नजर आ रहे थे। कल विक्रम जी की बर्थडे पार्टी में ईशानी को ना चाहते हुए भी कनिका और नमन से मिलना पड़ता। कनिका को अच्छे से जानती थी। पिछली बार आशीष ने कनिका की काफी बेइज्जती की थी जिसका बदला कनिका इस बार जरूर लेगी। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए ईशानी को चिंता हो रही थी। अभिमान नहीं जब ईशानी को खामोश देखा तो वह समझ गया कि ईशानी थोड़ी उदास और चिंतित है। उसने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए उससे कहा, ज्यादा फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और अगर तुम्हें पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रुकना है तो मैं जल्दी आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बातें सुनकर ईशानी को काफी सुकून मिल रहा था। डिग्री 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 डिग्री। अगली रात 8 बजे ईशानी अग्निहोत्री बेला में चली गई। विला के हॉल को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। फोन में ऊपर बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिस्टल का झूमर टंगा हुआ था जो पूरे हॉल में रोशनी बिखेर रहा था। विक्रम जी के बर्थडे बैंक्वेट में काफी सारे लोग मौजूद थे। भले ही अग्निहोत्री ग्रुप सिटी का टॉप ग्रुप नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी विक्रम जी की बिजनेस वर्ल्ड में जान पहचान काफी अच्छी थी। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था अपनी कड़ी मेहनत के चलते हासिल किया था। बिजनेस वर्ल्ड में उनके काफी सारे अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी बर्थडे पार्टी में काफी अपर क्लास फैमिलीज और बड़े लोग मौजूद थे।